बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के तुरंत बाद इस चैप्टर को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। रीजन यह है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करता हुआ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म क्या होता है भाई? इन मैग्नेटिज्म वी विल डील विथ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ सब्सटेंस व्हेन नो करंट फ्लोइंग इन द सब्सटेंस। अगर हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो मैग्नेटिज्म के अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं किसी सब्सटेंस के, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। बट इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो इसमें हम उस डील के बारे में पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के, जिसमें एक करंट फ्लोइंग वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके कारण, यानी उसके डेवलपर के कारण, उसमें करंट फ्लो होने के कारण उसमें जो मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होता है उसके बारे में अगर हम डीलिंग करते हैं तो वो जो डील होता है वो किसके इंटरनल में होता है? इन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। अब चलिए बात करते हैं मैग्नेटिज्म के बारे में। मैग्नेटिज्म वाज डिस्कवर्ड मोर देन 2500 ईयर्स एगो। मैग्नेटिज्म जो है ना 2500 साल पहले, यानी 2005 ईयर्स एगो पहले डिस्कवर किया गया था। अर्लियर, हाल फिलहाल में ही, मैग्नेट्स वेयर मेड फ्रॉम द नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस कॉल्ड लोडस्टोन। लोडस्टोन, यहाँ अगर हाल फिलहाल में जो मैग्नेट था ये एक नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस से निकाला गया था जिसे लोडस्टोन कहते हैं। और ये लोडस्टोन क्या है? ए ब्लैक ओर ऑफ आयरन। यह आयरन का एक ब्लैक ओर है Fe3O4। Fe3O4 का एक ब्लैक ओर है जो मैग्नेट की तरह वर्क करता है और ये नेचुरली पाया जाता है, नेचुरली आकर किया गया था। विच इज नोन एज मैग्नेटाइट, जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट जानते हैं। The space around a magnet where its influences can be attraction or repulsion can be experienced is called the magnetic field of that magnet। करा किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वह फील्ड होता है जिसके अराउंड कोई भी ऑब्जेक्ट, जो भी चार्जेबल ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंस करता है किन दो फोर्स को? अट्रैक्शन है, रिपल्सन को। या तो वो अट्रैक्ट होते हैं, नहीं तो रिपल्स होते हैं। या तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, नहीं तो डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा अगर किसी मैग्नेट फील्ड के बाहर, मैग्नेट के बाहर चारों अराउंड जो एरिया होती है, अगर ऐसा कोई मैग्नेट के बाहर हो रहा है तो उसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इस पर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट जो था इन 1820 में क्रिश्चियन ओरस्टेड डिस्कवर्ड ए कंपास नीडल गेट डिफ्लेक्टेड व्हेन अ करंट कैरिंग मेटालिक कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर बाय। तो 1820 ईस्वी में क्रिश्चियन ओरस्टेड ने एक निडल को बनाया और उस निडल को जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले गए वो निडल क्या हो रही थी? डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो उन्होंने इससे निष्कर्ष निकाला, उन्होंने इससे रिजल्ट निकाला कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अगर निडल को ले जा रहे हैं जो कि मैग्नेटिक निडल है, तो वो अगर डिफ्लेक्ट हो रही है तो इसका सेंस यह है कि इस करंट कैरिंग की वजह से इसके अंदर क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप है। ही कंक्लूड दैट डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास, उन्होंने वो कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो ये कंपास का डिफ्लेक्शन है नीडली वाज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने कहा कि यह जो है करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, इसी रीजन की वजह से ये क्या हो रहा है? कंपास जो है क्या हमारा हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। Hence it was deduced that electricity and magnetic are related to each other। और इसी रीजन की वजह से आज हमने पढ़ते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। इन्हीं के रिलेशन के बारे में बताया गया। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करा मैग्नेटिक फील्ड की जो SI यूनिट होती है उसे क्या बुलाते हैं? टेस्ला।
चलिए बात करते हैं मैग्नेट के बारे में। मैग्नेट क्या है? मैग्नेट एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज कैपेबल प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है इन विच द अनलाइक पोल्स आर अट्रैक्टिंग एंड लाइक पोल्स आर रिपेलिंग। अगर अनलाइक पोल्स कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। और जानते हैं यह कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो दो बातें होंगी, या तो अट्रैक्शन होगा नहीं तो रिपल्सन होगा। तो उसमें जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर लाइक पोल्स हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं? अनलाइक पोल्स जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, इस मैग्नेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है? अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। कह रहा है जो मैग्नेट होता है ना वो मेटल को अट्रैक्ट करता है, जैसे कुछ मटेरियल्स हैं आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट इट्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल्स। कह रहा है कि यह जो मैग्नेट होता है इनमें अट्रैक्शन जहां मैक्सिमम होता है वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पोल्स। और लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करते हैं? डिस्ट्रैक्ट करते हैं, यानी रिपेल करते हैं। लाइक पोल्स रिपेल टू ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। और किसी भी एक मैग्नेट के अंदर कितने पोल्स होते हैं? हमारे दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक लाइंस क्या है? दे आर इमेजिनरी लाइन। ये जो लाइंस होती हैं ये क्या है? इमेजिनरी लाइन है। रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड। When iron fillings kept near a magnet, करा कि आयरन फीलिंग्स को, यानी आयरन के जो फीलिंग्स होती हैं, ये फीलिंग का सेंस हमारे फीलिंग से नहीं लेना देना है। फीलिंग का सेंस जो होता है आयरन के फील से लेना देना है। जैसे बुरादा आप कहते हैं उसका पाउडर, तो आयरन पाउडर को अगर आप ले जाएंगे इस मैग्नेट के आसपास में तो दे गेट अरेंज्ड इन अ पैटर्न, वो एक पैटर्न में अरेंज हो जाएंगे। और ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, विच रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और वो इस तरह का एक पैटर्न बनाएंगे, इसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। Originated from north pole of a magnet and ends its south pole by the convention। अगर हम बात करें तो हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो नॉर्थ पोल से ओरिजिनेटेड होकर के साउथ पोल की तरफ मूव कर रही थी। हम लोगों ने जब देखा था, और ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और बाय कन्वेंशनली ये चलता रहता है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। These lines are closed to continuous कर्व्स। करा कि ये जो लाइंस होती हैं वो कर्व्स की तरह कंटिन्यूअस होती हैं, यानी अगर उसके जो लाइंस होती हैं वो पास में कर्व की तरह होती हैं। जो मैग्नेटिक टर्म है उसके पास में कर्व एक बनाती हुई आपको ये दिखेंगी। दे आर कवर्ड नियर द पोल्स वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रांग। यहाँ कि दे आर क्राउड near the poles. They are crowded near the poles where the magnetic field is strong and separated from the poles where the magnetic field is weak. कह रहा है कि पोल्स के अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके पास में जो कर्व होता है वो काफी क्राउडेड होता है। यह जो पोल्स होते हैं वो नियर द पोल्स काफी क्राउडेड होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है ये दूर होते जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होने की वजह से ये क्राउडेड होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड वीक होने की वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हमें दिखाई देते हैं फॉर द पोल। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। कह रहा है कि ये जो भी फील्ड लाइंस आपको दिख रही हैं, चाहे इसमें हम हजारों फील्ड लाइंस क्यों ही न ले लें, ये हजारों फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं।
अगर ये नहीं करती हैं, अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी, क्यों ये नहीं करती हैं, ये इम्पॉसिबल बात है, क्यों नहीं करती हैं? इफ दे डू, यदि वे ऐसा करती हैं, दैट वुड नियर दैट there are two direction of the magnetic field lines and at the intersection, क्योंकि जैसे ही इंटरसेक्ट करेंगी फिर यहां से हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और ये नॉर्थ टू साउथ जो हमारा डायरेक्शन था वो कहीं और डायरेक्शन पे अचीव करने लगेगा, और ऐसा होना क्या है, इम्पॉसिबल है कि एक ही मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कभी अलग नहीं हो सकती। कहने का यह सेंस है कि अगर हमने गोली चलाई है तो जिस डायरेक्शन में गोली जा रही है वह डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता, यह लगभग इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं राइट हैंड थंब रूल की। सेम बेस्ड ऐसे ही इसे मैक्सवेल स्क्रू लॉ भी कह सकते हैं, इससे रिलेट कर सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या है, आप सबसे पहले क्या कीजिए, राइट हैंड को कर्व फॉर्म में ऐसे मूव कर लीजिए और थंब को स्क्रू हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, उसे इस फॉर्म में बना लीजिए। जैसे ही आपको फिगर के थ्रू आपको दिख भी रहा होगा कि मेरे राइट हैंड में फिगर के थ्रू ही कुछ सिंबल्स दिखाई दे रहे हैं, या आप बड़े कोई ऑब्जेक्ट हमने ले रहे हैं, यह हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है और इस पर मैंने राइट हैंड थंब रूल की तरह अप्लाई किया है। तो ये राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, चलिए बात करते हैं। इफ यू इमेजिन, आप इमेजिन कीजिए, हम विचार करते हैं, टू होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, कि हमारे राइट हैंड में एक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है विथ योर थंब स्ट्रेट, जबकि थंब क्या है आपका स्ट्रेट है और आपने इस थंब को स्ट्रेट किया हुआ है, एंड पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये जो थंब आपने पॉइंट किया है यह जो है करंट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है कि करंट आपका कैसा थंब के डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। अगर ऐसा कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर आपके पास है तो इसका सेंस यह हो गया कि जो कर्ल फिंगर्स हैं, जो ये कर्ल फिंगर्स हमारे घुमावदार फिंगर्स हैं, ये किसके डायरेक्शन को शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे, या मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप राइट हैंड रूल के हिसाब से चलते हैं तो राइट हैंड रूल यह स्टेट करता है कि अगर आप थंब जो है स्ट्रेट थंब, आप चाहें तो करंट कैरिंग कंडक्टर को निकाल सकते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर थंब जो है करंट को शो करेगा तो कर्ल फिंगर्स किसको शो करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी। सेम ऐसे ही स्क्रू लॉ, मैक्सवेल की स्क्रू लॉ को भी देखा जाता है कि मैक्सवेल के स्क्रू लॉ के हिसाब से अगर हम बात करें तो मैक्सवेल जो स्क्रू का सिरा होता है, निडल होता है, अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर को शो करेगा तो जो हमारी स्क्रू की डायरेक्शन होती है जिसे कर्ल फिंगर जिसे हम मूव करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। तो ये मैक्सवेल स्क्रू लॉ भी है, इस लेवल से आउट है इसलिए इसे बस मैंने आपको समझा दिया, चाहे तो आप स्टेट की तरह स्टेटमेंट इसका देख सकते हैं। मैग्नेट, the strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron. When placed inside the coil, the magnet so formed is called electromagnet. वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस होता है किसमें, जब हम उसे किसी सोलेनाइडल के अंदर क्या कर देते हैं, रख देते हैं। कोई ऐसा मटेरियल जो कंडक्टिंग मटेरियल हो, जो मैग्नेटिक मटेरियल हो, सॉफ्ट आयरन एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है, अगर हम उसे सोलेनाइडल के अंदर रख देते हैं तो वह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके रीजन की वजह से वो मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। ऐसा कोई भी
मैग्नेट, ऐसी कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाती है। किसी भी सोलेनॉइडल के अंदर अगर हम कोई मैग्नेट लाइक मटेरियल को ले जाकर के क्या कर देते हैं, रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, जिसके रीजन की वजह से यह जो टर्म यानी जो मटेरियल बन के तैयार होता है, इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसका सेंस यह है, इलेक्ट्र फॉर इलेक्ट्रिक, मैग्नेट फॉर मैग्नेट। इलेक्ट्रिक द्वारा मैग्नेट प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। जैसे ध्यान से यहाँ अगर फिगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ एक सेल है हमारे पास, यहाँ एक की है, की स्विच है हमारे पास, और हमने एक हेलिकल कॉइल बनाया है सॉफ्ट आयरन पर लपेट करके। तो हमने सॉफ्ट आयरन पर वाउंड करके एक हेलिकल कॉइल को बना दिया है और ये सोलेनॉइडल हमें दिख रहा है। और जब हम इसे बनाए हैं तो ये क्या बिहेव कर रहा है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव कर रहा है। द मैग्नेटिक इफेक्ट रिमेन्स ओनली टिल द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइडल। और किसी भी इलेक्ट्रिक मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी तब तक ही रहती है जब तक कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होना बंद हो जाए तो मैग्नेटिक का प्रॉपर्टी भी बंद हो जाता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट काम करना बंद कर देते हैं। यानी इलेक्ट्रिक करंट जब तक देते रहेंगे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क करता रहेगा। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज यूज्ड टू इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में, जो इलेक्ट्रिक बेल अक्सर आप लोग मंदिरों में या गिरजाघरों में, या इलेक्ट्रिक बेल को आप ध्यान से देख सकते हैं कि कारों में या अदर जो भी जहां भी स्कूल्स वगैरह में इलेक्ट्रिक बेल का यूज किया जाता है, वहां हम यूज करते हैं आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट का। इलेक्ट्रिक मोटर में यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट का, टेलीफोन डायफ्राम में यूज करते हैं, लाउड स्पीकर में यूज करते हैं, एंड फॉर सॉर्टिंग स्क्रैप मेटल। और जो स्क्रैप मेटल होते हैं, जो खराब मेटल्स होते हैं, उनको स्क्रैप करने के लिए भी हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प पड़ती है, क्योंकि हम एक हाई पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर हम यूज कर लें तो स्क्रैप मटेरियल होगा, उसे हम आसानी से एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और बार मैग्नेट में डिफरेंस क्या होता है। आप ध्यान देंगे कि बार मैग्नेट जो होता है वो कौन सा मैग्नेट होता है, परमानेंट होता है। अगर वो एक बार मैग्नेटाइजेशन प्रॉपर्टी होल्ड कर लेता है तो वो अंत समय तक उसमें मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के, इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ ऐसा नहीं है। इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है वो तब तक ही होता है जब तक सोलेनॉइडल में करंट फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट सोलेनॉइडल के अंदर फ्लो करना बंद कर देगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट भी अपनी प्रॉपर्टी मैग्नेटाइजेशन का खो देगा। ए परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस ए कंपैरेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। करा कि एक परमानेंट जो मैग्नेट होता है उसका अट्रैक्शन ऑफ फोर्स क्या होता है, वेरी वीक, बहुत ही वीक होता है। और उसके मैग्नेट की प्रॉपर्टी और जो भी टर्म होते हैं उनके अट्रैक्शन फोर्स को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन प्रोड्यूस वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इसका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ये सोचो, इतना ही स्ट्रॉन्ग, आप सोचिए कि इतना स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि हम एक ट्रेन के बोगी को इलेक्ट्रोमैग्नेट से आसानी से उठा करके एक जगह दूसरे जगह रख सकते हैं। क्या हमारा कोई परमानेंट बार मैग्नेट ऐसा कर पाएगा? सोचो, उसके लिए आप खुद ही सोचिए, उसके लिए कितना बड़ा हमको बार मैग्नेट लगेगा, तब हम उस ट्रेन की बोगी को एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखेंगे। लेकिन परमानेंट मैग्नेट के जगह हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं तो वो आसानी से ऐसा किया जा सकता है। द स्ट्रेंथ ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट कैन नॉट बी चेंज। कह रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ होती है उसे चेंज नहीं किया जा सकता। अगर उसकी स्ट्रेंथ एक साइकिल खींचने की है, एक साइकिल को अट्रैक्ट करने की है, एक कॉइन को अट्रैक्ट करने की है, हमने 5 रुपए का कॉइन लिया और 10 रुपए का या कॉइन लिया, अगर हम जान रहे हैं कि उसकी प्रॉपर्टी 10 रुपए की कॉइन की अट्रैक्ट करने की है, तो वो 20 रुपए वाले कॉइन को अट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के साथ ऐसा नहीं है।
The strength of an electromagnet can be changed by the changing the number of turns into the coils or by changing the current passing through it. लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अगर हम नंबर ऑफ कॉइलिंग क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा और मैग्नेटिक फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। नहीं तो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। या अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज करते हैं तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा, और या हम नंबर ऑफ कॉइलिंग को भी बढ़ा देते हैं तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स बढ़ जाएगा। द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट इज फिक्स्ड कैन नॉट बी चेंज। कह रहा है कि जो पोलैरिटी है कि एक परमानेंट मैग्नेट की कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता। बट द पोलैरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी चेंज बाय द डायरेक्शन ऑफ करंट इन इट्स कॉइल। लेकिन कॉइल के अंदर हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। अगर हमारा करंट फ्लो हो रहा है P टू Q तो हमारा नॉर्थ टू साउथ हो गया, लेकिन अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो हमारा साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा। यानी यह करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। करंट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और करंट के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो इसके पोल भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के चेंज हो जाएंगे। फोर्स ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर का फोर्स कैसे डिसाइड किया जाता है? व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। कह रहा है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो या तो वो अट्रैक्ट होगा नहीं तो वो डिस्ट्रैक्ट होगा। The force acting due to the interaction between the magnetic field produced by the current carrying conductor external magnetic field the conductor is placed। कह रहा है कि फोर्स एक्टिंग टू द इंटरेक्शन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है ये फोर्स क्यों आता है, ये फोर्स कैसे डेवलप होता है? तो करंट कैरिंग कंडक्टर और हमारे मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के इंटरेक्शन के वजह से हमारा यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। The direction of force of the conductor depends upon the following factor। कह रहा है कि जो भी हमारे फोर्स का डायरेक्शन है कंडक्टर के, वो नीचे वाले फैक्टर पर डिपेंड करता है। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं? पहला, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन के फैक्टर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स का जो डायरेक्शन है ऑन द कंडक्टर, कंडक्टर पर, कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ पोल्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। किस तरह? मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करके। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स करते हैं ना, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्स हो जाएगा। और वो कैसे रिवर्स किया जा सकता है? चेंज द पोल्स, नॉर्थ को साउथ और साउथ को नॉर्थ बना देंगे। अब ये क्वेश्चन आता है, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कैसे बना देंगे? क्योंकि हमारे पास बार मैग्नेट होता है ना, तो बार मैग्नेट में हमें पता है कि नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। तो अगर सोलेनोइडल है तो उसका टर्म घुमा देंगे, और अगर वो सोलेनोइडल की जगह बार मैग्नेट है तो बस बार मैग्नेट का सिरा अपोजिट कर देंगे। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट पर भी फोर्स डिपेंड करता है। कैसे? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड पर करंट कैरिंग कंडक्टर पर लगता है, कैन बी रिवर्स, वो भी रिवर्स किया जा सकता है बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करेंगे तो हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उसका फोर्स क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंट सो दैट, एक्सपेरिमेंट से पता चला, ओरिस्टेट एक्सपेरिमेंट ने किया था, ओरिस्टेट ने भी एक्सपेरिमेंट किया, और भी बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। तो उस एक्सपेरिमेंट से हमें पता क्या चला कि इफ ए चार्ज पार्टिकल मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो फोर्स इज एक्सर्टेड, यहां पर एक फोर्स एक्सर्ट होता है द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू एक क्या होता है, लगता है फोर्स लगता है। यह फोर्स क्या होता है? इट हैज फाउंड दैट, और यह कैसे पाया जाता है?
more of the velocity of charge particle, more is the force acting on the charge particle and vice versa. अगर चार्ज पार्टिकल का अगर मोशन इंक्रीज होगा तो उसके ऊपर भी फोर्स इंक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती है तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर अगर चार्ज पार्टिकल तेजी से मूव कर रहा है तो उसके अंदर फोर्स भी इंक्रीज होगा और वो भी फोर्स बढ़ेगा। यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी तो उस पर लगने वाला फोर्स भी बढ़ेगा। मोर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मोर इज द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑफ द पार्टिकल्स एंड वाइस वर्सा। कर रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा अगर वो इंक्रीज करता है तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। इट मींस अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है तो उस पर फोर्स भी बढ़ेगा। मोर द चार्ज पार्टिकल्स, मोर द फोर्स एक्टिंग एंड वाइस वर्सा। कह रहा है कि अगर चार्ज पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो उसका फोर्स भी बढ़ जाएगा, या फोर्स बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स जरूर बढ़े होंगे। यानी अगर बहुत सारे चार्ज आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ जाएंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। Force acting on the charge particles also depend the angle between the direction of velocity and the direction of magnetic field. अगर इन दोनों का डायरेक्शन अलग होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग और चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन अलग, तो इनके बिटवीन में क्या बन जाते हैं, एंगल बन जाते हैं। तो वो जो एंगल होता है वो एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, F इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब इन चारों को हमने क्या किया है, कंबाइन किया है, भी बी क्यू साइन थीटा। इन चारों को जब हम कंबाइन करेंगे तो F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा आएगा। और यहां हम जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाते हैं। और इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का मान SI यूनिट के लिए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसलिए मैग्नेटिक फोर्स का जो फार्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा हो जाएगा। बट अगर चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड में अगर उसके वेलोसिटी में कोई एंगल नहीं फॉर्म हो रहा है तो यह जो एंगल होता है यह परपेंडिकुलर हो जाता है और साइन 90 बना देगा, तब ये एंगल नहीं बनाएगा और तब ये साइन 90 हो जाएगा, क्योंकि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसा कि हमने फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में हमने देखा था, तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर माने जाते हैं। इन दूसरे केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, 90 हो जाती है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। इसलिए F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू भी बी। कब, तब जब किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के एंगल के परपेंडिकुलर हो तब। और परपेंडिकुलर नहीं है तो क्यू भी बी साइन थीटा है, और अगर वो परपेंडिकुलर है तो वो क्यू भी बी है। जहां क्यू चार्ज है, भी वेलोसिटी है और बी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग की राइट हैंड रूल की बात करें या फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल की बात करें, हमें उन्हीं 3 फिंगर्स को ध्यान में रखना है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की। हम लोगों ने इससे पहले राइट हैंड रूल के बारे में सीखा, अब हम लेफ्ट हैंड रूल को देखते हैं। लेफ्ट हैंड रूल को भी सेम आप ऐसे ही स्ट्रेच कर लीजिए और ध्यान दीजिए, 4 फिंगर जो होता है, 4 फिंगर मिडल, 4 फिंगर आपका जो 4 फिंगर है वो दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड को। मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट को और थंब डायरेक्शन ऑफ फोर्स को। तो इफ वी स्ट्रेच टू आवर लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड with perpendicular to each other of the 4 finger, middle finger and thumb. 4 फिंगर, मिडल फिंगर और थंब के बीच में अगर वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर शो करते हैं तो हमारा जो मिडल फिंगर होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगा और हमारा जो 4 फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगा, और देन हमारा जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा जो उस पर फोर्स अप्लाई होगी। जब भी हमने यहां बात की है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंटरेक्शन होता है तो वहां पर हमारा क्या डेवलप होता है, मैग्नेटिक फोर्स डेवलप होता है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को
ऐसे ही आप ध्यान में रखेंगे जैसे कि हमने राइट हैंड रूल को रखा था। डायरेक्ट करंट, इफ करंट फ्लोज ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन, करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। हम बात करते हैं कि अगर कोई करंट है और वो सेम डायरेक्शन में क्या करता हो, फ्लो करता हो, तो ऐसे किसी भी करंट को हम कौन सा करंट बोलते हैं, डायरेक्ट करंट बोलते हैं, यानी उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज जनरली ए सेल और अ बैटरी और अ डीसी जनरेटर। कह रहा है कि अगर हम बात करें डीसी करंट की, डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट के जो सोर्स होते हैं या तो हम उसे बैटरी से रिजॉल्व कर सकते हैं, और नहीं तो सेल से हम उसे रिसोर्स कर सकते हैं, और नहीं तो डीसी जनरेटर उसे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इन तीनों में से कोई इनका रिसोर्स यूज कर सकते हैं डीसी जनरेटर को करने के लिए। अब ध्यान से यहाँ देखिए कि यहाँ आपका एक पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है और एक नेगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है। तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके कोई आपने रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया और उस रेजिस्टेंस पर ये अप्लाई हो रहा है, यानी इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है। और अगर हम आप इनका ग्राफ निकालेंगे, आईटी ग्राफ, और यहाँ आई इंडिकेट कर रहा है, यहाँ इंडिकेट हो रहा है आई इलेक्ट्रिक करंट को इंडिकेट कर रहा है, और ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें जो आपका ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव का बनेगा, नहीं तो नेगेटिव का, अलग अलग सिंबल पर, और वो एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन होगी। इसका सेंस यह है कि जब आई और टी के बीच में जो डिफरेंस आपका है Q इंटू टी का रिलेशन से, अगर हम बात करें आई टी का, तो अगर ग्राफ स्ट्रेटली बन रहा है, इट मींस वोल्टेज में वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट मींस अगर डायरेक्ट करंट है तो वोल्टेज वेरी नहीं करेगा, क्योंकि आपके ग्राफ आईटी का ग्राफ क्या है, स्ट्रेट बन रहा है। अब बात करते हैं अल्टरनेट करंट की। इसे शॉर्ट फॉर्म में एसी कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट करंट। इफ करंट चेंजेज इट्स डायरेक्शन, कह रहा है कि अगर करंट जो है अपना डायरेक्शन चेंज करता है आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, और एक पर्टिकुलर रेगुलर इंटरवल पर ऑफ टाइम के, देन द करंट इज सेड टू बी द अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसा कोई करंट अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। ध्यान दीजिए, अब हमने आईटी का ही एक ग्राफ लिया और देखिए एक अल्टरनेट पर कर्व बना रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो पॉजिटिव टर्मिनल को भी शो कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो नेगेटिव टर्मिनल को ही शो कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। और टोटल अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें तो एसी का टोटल रिजल्ट कितना आ जाता है, 0, क्योंकि कर्व प्लस में भी उतना ही है और माइनस में भी उतना ही है। और ये अल्टर है, अल्टरनेट हो रहा है और करंट है, तो इसीलिए इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और यह अल्टरनेट होने की वजह से इसमें वोल्टेज क्या करता है, वेरी करता है। क्योंकि बात को आप समझिए, ओम्स ने कहा था V प्रोपोर्शनल टू I, यहां पर करंट जो है सेम है तो वोल्टेज भी सेम मिलता है डीसी करंट में। लेकिन अब यहां पर आपका करंट क्या है, वेरी कर रहा है, अल्टरनेट है, इसीलिए वोल्टेज भी अल्टरनेट होता है। इसीलिए जब आप एसी सोर्स में वोल्टामीटर लगाते हैं तो एसी सोर्स में जो वोल्टामीटर लगाया जाता है, उस वोल्टामीटर में वोल्टामीटर की वजह से उसके सारे टर्मिनल के टर्म डिफर करते हैं। आपको वोल्टेज में वेरिएशन देखने को मिलेगा। आप लोगों के यहाँ अगर स्टेबलाइजर होगा, स्टेबलाइजर, तो आप उसमें वेरिएशन उसका देख सकते हैं। अल्टरनेट करंट के लिए वोल्टेज वेरी हमेशा करता रहता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर की। इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, इट इज ए रोटेटिंग डिवाइस। यह एक तरह का रोटेटिंग डिवाइस होता है जो रोटेट होता है फॉर कन्वर्टिंग, या कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में। अगर आपसे कोई पूछता है इलेक्ट्रिक मोटर का काम क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें कि इसका जो प्रिंसिपल है, आप फिगर को देखेंगे तो आपको पर्टिकुलरली स्पष्ट हो जाएगा कि इसका प्रिंसिपल क्या है। एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ध्यान से देखिए, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसे हम एक मैग्नेटिक फील्ड, नॉर्थ और साउथ पोल का ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्लेस्ड कर रहे हैं इस कॉइल को, रेक्टेंगुलर कॉइल को।
एंड करंट इज पास्ड, और जैसे ही हमने बैटरी सोर्स से इसको क्या किया, करंट को पास कराया, करंट को पास कराते ही पास्ड थ्रू इट, टू इंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन द कॉइल। दो, जैसे ही हम करंट पास कराएंगे, हम लोगों ने बात किया था कि जब भी करंट पासिंग फोर्स, करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, जब भी हम कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाइड हो जाता है, और कल हमने उस फोर्स की वैल्यू निकालने के बारे में बात की थी। तो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, वैसे ही तुरंत इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड की वजह से दोनों कॉइल्स पर, दोनों टर्म पर एक इक्वल फोर्स लगने लगता है, अप्लाइड होने लगता है, विच रोटेट इट्स कंटिन्यूसली, और वह इसे क्या करता है, कंटिन्यूसली क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, क्योंकि वो दोनों टर्म पर इक्वली लगता है, इस वजह से वो मोटर रोटेट करने लगता है। ये इसका प्रिंसिपल था। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। किसी भी मोटर को बनाने के लिए किन किन टर्म की जरूरत पड़ती है और उसके क्या वर्क होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में आता है मैग्नेट। हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं, एक N से दिखाया गया और एक S से दिखाया गया है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाया गया है। हमारे पास ए मोटर हैज स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट सच दैट ए कॉइल कैन रोटेट बिटवीन इट्स टू पोल्स। हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हैं और इन दोनों स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बिटवीन में ये कॉइल पोल्स हैं, एक नॉर्थ का और एक साउथ का, और ये परमानेंट पोल्स हैं, ये परमानेंट पोल्स हैं। तो इस परमानेंट पोल्स के बिटवीन में हमने क्या रखा है, परमानेंट मैग्नेट है, सॉरी पोल्स नहीं है, परमानेंट मैग्नेट है, और ये दोनों मैग्नेट के बिटवीन में हमने जो रेक्टेंगुलर कॉइल रखा है, इस पर हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और इसी के बिटवीन में, इन दोनों मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट के बिटवीन में हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल क्या करता है, रोटेट करता है, नॉर्थ एंड साउथ। आर्मेचर की बात करते हैं। आर्मेचर क्या होता है, एन इलेक्ट्रिकल मोटर हैज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर और एल्युमिनियम वायर वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर कॉल्ड आर्मेचर। कह रहा है कि यह जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपका दिख रहा है ना, ये पूरा एक कॉइल, जो रेक्टेंगुलर कॉइल आपका दिख रहा है, यही आर्मेचर है। या तो इसमें एल्युमिनियम वायर बाउंड किया गया होता है, नहीं तो इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर का यूज करते हैं, नहीं तो एल्युमिनियम वायर का। अगर आप कॉपर वायर का यूज करते हैं तो कॉपर का वायर का यूज करते हैं तो वो महंगा बिकता है, क्योंकि एल्युमिनियम के मुकाबले कॉपर का रेट ज्यादा होता है और वो ज्यादा वर्क डन भी करता है, और हम जानते हैं कि एल्युमिनियम के मुकाबले कॉपर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी भी हाई होती है। और वाउंड करने के बाद एक सॉफ्ट आयरन पर जब हम उसे वाउंड कर देते हैं तो हमारा जो है आर्मेचर बन करके तैयार होता है, और ये पूरा आपका आर्मेचर है, जिसे रेक्टेंगुलर कॉइल कहा जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं स्प्लिट रिंग की। देखिए यहां पर दो स्प्लिट रिंग्स लगी हुई हैं, एक पॉजिटिव टर्म के लिए लगा हुआ है यहां पर, इसे हम बोलते हैं स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट इसलिए क्योंकि ये अलग अलग है। तो ये स्प्लिट रिंग क्यों है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। कॉपर रिंग स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। जो कॉपर का रिंग होता है वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है। इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर आर माउंटेड ऑन द एक्सल, जो कि एक दूसरे पर, एक्सल पर क्या है, ये आपका एक्सल है, तो ये माउंटेड किए हुए हैं, एक दूसरे पे क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। एंड रोटेट विथ इट, और वो उसी के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ये जो स्प्लिट रिंग्स बने हुए हैं, इन्हीं के बीच में जो माउंटेड किया गया हमारा एक्सल होता है ये मोटर का, वो इन्हीं के बीच में रोटेट करता है। अब बात करते हैं ब्रूसेस की। ब्रूसेस जस्ट इसके टर्म के बाद है, देखिए यहाँ कार्बन के ब्रूसेस लगाए गए हैं ताकि वो स्प्लिट रिंग्स को क्या किए रहे, होल्ड किए रहे, और हमारा एक्स्ट्रा करंट मोटर में पास न होने पाए, तो उसके लिए ब्रूसेस लगाए गए होते हैं। टू कार्बन ब्रूसेस प्रेस अपॉन द टू स्प्लिट रिंग्स if the supply wires is directly connected the ring to the rings, then the rotation wire get twisted and broken। करा है कि जब हम इस पे, जब जैसे ही हमने इसमें इंड्यूस करंट देते हैं तो हमारा आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है, और जब घूमने लगता है तो यहाँ पर आपके स्प्लिट रिंग्स पर वर्क लोड पड़ता है, जिसकी वजह से अगर उसे हम
वर्कलोड अगर उसका ज्यादा हो जाए तो वो क्या हो सकता है, ब्रोक हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है, टूट सकता है। इसीलिए हम कार्बन ब्रूसेस भी इसके साथ फिक्स कर देते हैं ताकि वह उसके रोटेशन को मेंटेन किए रहे, ताकि इन केस अगर इंक्रीज अगर हम करते हैं मोटर में, अगर हमने पावर बढ़ा दिया तो उसके रोटेशन की वजह से आपकी स्प्लिट रिंग्स ब्रोक ना हो, इसकी वजह से ब्रूसेस वहां कनेक्टेड किए जाते हैं। और एक्स्ट्रा माउंटेड के लिए भी टर्म के लिए है कि एक्स्ट्रा करंट भी यहाँ पास नहीं होने देता है। नेक्स्ट है बैटरी। बैटरी इसलिए कनेक्ट किया जाता है क्योंकि हमें इंड्यूस करंट देना होता है, चाहे वो एसी सोर्स का हो चाहे डीसी सोर्स का हो। वर्किंग की बात करते हैं। अब ये वर्क कैसे करता है इसके बारे में बात कीजिए। मान लीजिए टेक 2 बार मैग्नेट। अब मान लीजिए कि आपके पास 2 बार मैग्नेट है, या नॉर्थ एस, नॉर्थ और साउथ पोल को इंडिकेट करने वाले 2 बार मैग्नेट आपको दिखाई दे रहे हैं। कीप द पोल्स फेसिंग ईच अदर विथ ए स्मॉल स्पेस बिटवीन। करा कि इन दोनों के बीच में आप एक स्मॉल स्पेस दे करके रख दीजिए। टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ कंडक्टिंग वायर, और आप क्या कीजिए, एक छोटा सा कंडक्टिंग वायर लीजिए एंड मेक अ लूप, और उसका एक लूप बना लीजिए। अब वो लूप सर्कुलर का हो, सोलेनोइडल का हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस लूप को बनाइए। एंड कीप दिस लूप बिटवीन द स्पेस बिटवीन द मैग्नेट। करा कि या जो मैग्नेट के बीच में आपने जो स्पेस लिया है उसके बीच में इसको क्या कीजिए, प्लेस कर दीजिए। देन द मैग्नेट सच दैट इफ इट इज स्टिल विद इन द स्फीयर इट इन्फ्लुएंसेस द मैग्नेट। जैसे ही यह स्फीयर मैग्नेट के बिटवीन में आएगा, वह मैग्नेट को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करना चालू कर देगा, और वह एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। देन नाउ फॉर द लास्ट बीट, अगर आप आखिरी टर्म पर आते हैं, कनेक्ट द इंड्स ऑफ द लूप विथ अ बैटरी टर्मिनल्स। और आखिरी में आप इसे क्या कीजिए, इसके टर्मिनल्स को बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए, इसके लूप को। द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द मैग्नेट्स इंटरफेसेस विद द प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। करा है कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आप इसमें फ्लो करेंगे, इंटरफेसेस हो जाएगा, इंटरफेस प्रोड्यूस होगा, एंड फ्लोइंग इन द कंडक्टर, और इसमें करंट जैसे ही फ्लो होगा वह एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आपने मैग्नेट के बीच में रखा है और उसका खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। और लूप में सर्कुलर कॉइल की वजह से हमने बात की थी कि करंट कैरिंग कंडक्टर होने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। देन सिंस द लूप हैज बिकम अ मैग्नेट, वह लूप भी एक तरह का मैग्नेट हो जाएगा, एंड वन साइड इट विल बी अट्रैक्टेड टू द नॉर्थ पोल एंड मैग्नेट ऑफ द अदर साइड ऑफ द साउथ पोल। कर रहा है कि उसका एक पोल जो है नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा और दूसरा साउथ पोल को अट्रैक्ट करना चालू कर देगा। दिस काज ऑफ द लूप द रोटेट कंटिन्यूसली। इसी रीजन की वजह से नॉर्थ पोल क्या करता है, साउथ टर्म वाले को, क्योंकि आपने जो करंट फ्लो किया है, करंट फ्लो में पॉजिटिव टर्मिनल जो है नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, और नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल वाले को अट्रैक्ट करना चालू कर देगा, और दोनों पर इक्वल फोर्स लगेगा, और वो दोनों हाफ हाफ स्प्लिट पर रोटेट करना चालू कर देंगे, और वो मोटर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिक मोटर, और ये प्रिंसिपल होता है किसी भी वर्किंग मोटर का। आपको क्लियरली एक तरह से अगर हम आपको समझाएं तो हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल के 2 परमानेंट मैग्नेट हैं, और बीच में हमारा जो आर्मेचर लगा हुआ है, यह आर्मेचर पर जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने की वजह से होता क्या है कि सारा करंट जो है, जैसे ही करंट इसमें फ्लो होने लगता है, करंट के फ्लो होते ही नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से इसमें एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। बैटरी से जैसे ही इंड्यूस करंट जाता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है तो नॉर्थ और साउथ पोल दोनों क्या है, मैग्नेट है, और वो अपने हिसाब से अपने अपने पॉजिटिव टर्मिनल अपोजिट, जो भी हमारे अपोजिट टर्मिनल होंगे उनको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ साउथ वाले को अट्रैक्ट करेगा और साउथ नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट करेगा, और दोनों में हाफ हाफ रोटेशन होता है। तो साउथ जो है नॉर्थ वाले को अट्रैक्ट किया तो नॉर्थ का आधा हिस्सा मूव किया, और नॉर्थ जो है साउथ वाले को अट्रैक्ट किया तो आधा हिस्सा इसका मूव किया, और इन दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं, और हमारा रोटेशन स्टार्ट हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो ये अब इलेक्ट्रिक मोटर जो है इस प्रिंसिपल पर काम करता है, और इसी बाइंडिंग को प्रोसेस को हम एक अच्छे से स्प्लिट रिंग की वजह से बांध देते हैं, ताकि ये कहीं एक तरफ ज्यादा ना जाए और दोनों का इक्वली बना रहे, और ये कंटिन्यूअसली जब तक इसमें इंड्यूस करंट जाता रहेगा, इलेक्ट्रिक मोटर
वर्क करता रहता है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर कौन सा लॉ दिया है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमिना इन विच एन इंड्यूस्ड EMF, electromagnetic force, and induced current is produced by a coil by change the magnetic field। हम EMF को और इंड्यूस करंट को हम जो ये प्रोडक्शन हो रहा है यह कॉइल में चेंजिंग करके, कॉइल और कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग करने से रिलेटेड जो फार्मूला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का दिया गया था वो फैराडे ने दिया था। चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू इट, क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नंबर को चेंज करके ऐसा कर सकते हैं। द एबव फैक्ट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग लॉज प्रपोज्ड बाय फैराडे। तो यही फैराडे के द्वारा लाइन प्रपोज किया गया था। क्या है वो? ए चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के नंबर में चेंज करते हैं थ्रू लूप के थ्रू, produces and induced EMF and induced current in the loop। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर हमने क्या किया कि नंबर ऑफ चेंजेस को चेंज किया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, तो उसमें इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक सोलेनोइडल है और उसमें आप बायर मैग्नेट को ले जाकर के आप जैसे ही बाहर करेंगे या इन करेंगे तो उसमें आपका EMF और इंड्यूस करंट डेवलप हो जाएगा विदाउट एनी external current। The magnitude of induced EMF कह रहा है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड होता है इंड्यूस EMF का एंड इंड्यूस करंट डिपेंड्स ऑन द चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थ्रू द लूप विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कह रहा है यह मैग्नेट जो हमारा इंड्यूस EMF होता है या इंड्यूस करंट होता है, फैराडे कहते हैं कि वो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर डिपेंड करती हैं। अगर वो चेंज होती हैं तो ये भी चेंज होगा और ये डिपेंड करता है टाइमिंग पर, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसकी बात करते हैं। अब हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा और राइट हैंड रूल पढ़ा, इनके बिटवीन में कंपैरिजन क्या है। लेफ्ट हैंड रूल की बात करें या राइट हैंड रूल की बात करें, दोनों रूल्स के लिए है हमारे क्या यूजेस हैं। अक्सर हमें यह पता चलता है कि यह दोनों के दोनों सेम होते हैं या दोनों एक ही तरह के ही टर्म पे यूज किए गए हैं, तो क्या ये फॉलो करेंगे? तो ये फॉलो करते हैं तो किस पे करते हैं? और जब दोनों सेम हैं तो दोनों को अलग अलग लेने की क्या जरूरत है? हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी ले सकते हैं और राइट हैंड रूल भी ले सकते हैं। तो कंपैरिजन से आपका स्पष्ट हो जाएगा कि ये कहाँ और कैसे यूज किया जाता है। जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कर रहा है कि देखिए जो आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी चार्ज मूव कर रहा होगा तो जो करंट कैरिंग वायर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड। कोई अगर करंट कैरिंग वायर है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसको डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करने के लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को लेते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यह कहता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यह है कि अगर इंड्यूस करंट, जो हमारा जो करंट है, नॉट इंड्यूस करंट, हमारा जो करंट फ्लोइंग है अगर वो मिडिल फिंगर है और हमारा फोर फिंगर के ये टर्म में जो है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगी, तो जो ये हमारा थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है। फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल की बात करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। दोनों में डिफरेंस समझिए, ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को इंड्यूस कर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बताता है और राइट हैंड रूल डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताता है। जब किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर हम अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग करते हैं तो उसमें एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स थ्रू ए क्लोज्ड लूप चेंजिंग आर अ रॉड इज कटिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स विच इज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट टॉपिक। कह रहा है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, ये नेक्स्ट टॉपिक में है कि हम इसके क्लोजिंग में ले जाकर के इसे कैसे कट करेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट को कौन सा लॉ शो करता है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल शो करता है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।
जनरेटर क्या होता है? A generator is a device which converts mechanical energy into the electrical energy. जनरेटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को किस एनर्जी में डेवलप करता है, चेंज करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ए जनरेटर कैन बी टू टाइप्स, एक जनरेटर दो टाइप का होता है, एक होता है एसी जनरेटर और दूसरा होता है डीसी जनरेटर। एसी जनरेटर मतलब अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो एसी करंट को फ्लो करता है, और डीसी जनरेटर जो है डायरेक्ट करंट को फ्लो करता है। अब ये कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी जनरेटर के बारे में। एसी जनरेटर क्या है, इसके प्रिंसिपल क्या है? द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन एसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है, जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा है, उस पर बेस्ड होता है। व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस, पैरामैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं ऑफ द फोर्स, पैरामैग्नेटिक लाइंस की जो फोर्स होती है थ्रू ए क्लोज्ड लूप चेंजेस, किसी क्लोज्ड लूप में अगर हम चेंज करते हैं तो उसमें एक इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है उस लूप में। इसी प्रोसेस को ही, इसी सिद्धांत को ही, इसी प्रिंसिपल को ही जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। कि जब भी किसी मैग्नेटिक लाइंस का जो किसी फोर्स के अंडर में होता है, अगर हम उसके कॉइलिंग के किसी लूप के इंटरनल में लाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फोर्स में क्या करें, चेंज करें, तो एक इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। बहुत ही जल्दी इस पे प्रैक्टिकल भी आपको देखने को मिलेगा। इंड्यूस्ड करंट इज इन द लूप। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन, एक एसी जनरेटर का हमने एक डायग्राम बना रखा है। इस एसी जनरेटर में क्या क्या टर्म्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। एसी जनरेटर कंसिस्ट 4 कंपोनेंट्स। एसी जनरेटर में 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है फील्ड मैग्नेट। फील्ड मैग्नेट जिसमें NS से शो किया गया है नॉर्थ एंड साउथ पोल को, इज अ परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन इट्स पोल। कह रहा है कि जो यह फील्ड मैग्नेट होता है यह एक परमानेंट मैग्नेट होता है और यह एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है नॉर्थ एंड साउथ पोल्स के बिटवीन में। सेकेंड की बात करते हैं आर्मेचर। आर्मेचर इज अ कॉइल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर माउंटेड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर। कह रहा है कि जो आर्मेचर होता है उस पे कॉपर वायर टर्न किया गया होता है, वाउंड किया गया होता है बहुत सारे नंबर्स में उस सॉफ्ट आयरन कोर पर। द आर्मेचर PQRS इज प्लेस्ड बिटवीन द फील्ड मैग्नेट। और यह जो आयरन होता है, जो सॉफ्ट कोर आयरन है, यह जो आर्मेचर है वो प्लेस्ड किया जाता है इन दोनों परमानेंट फील्ड मैग्नेट के बिटवीन में, ताकि ये फील्ड लाइंस में चेंज कर सके। R1 एंड R2 आर मेटल रिंग एंड R1 इज कनेक्टेड स्लिप रिंग की बात करते हैं। R1 एंड R2 आर द मेटल रिंग्स। देखिए आपका R1 और R2 जो है मेटल रिंग्स हैं। सर्कल ये जो दिख रहा है आपका, R1 एंड R2 आर द स्लिप रिंग्स। ये जो मेटल की रिंग्स होती हैं आर कनेक्टेड टू P एंड P। जो R1 है वो आपका कनेक्टेड है P से। देखिए R1 कनेक्टेड है P से, और जो R2 आपका कनेक्टेड है वो कनेक्टेड होता है S से। R2 is connected to S. These rings rotate with the armature। और ये जो है रिंग्स आर्मेचर के साथ रोटेट करते हैं। ब्रूसेस एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। कर रहा है ब्रूसेस की बात करते हैं। इसमें आपको B1 दिख रहा होगा। R1 के साथ ब्रूसेस B1 लगा है और R2 के साथ ब्रूसेस B2 लगा है। B2 आर द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मेड विथ द ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट के बने होते हैं। एंड स्लिप रिंग्स मेंटेन टू द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट विद द ब्रूसेस। और जो स्लिप रिंग्स होती हैं वो अपना स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इन ब्रूसेस के थ्रू क्या करती हैं, मेंटेन करती हैं। अब बात करते हैं वर्किंग प्रोसेस की, कि एक जनरेटर जो होता है कैसे अपना वर्किंग प्रोसेस को केयर करता है। तो चलिए वर्किंग प्रोसेस जानते हैं जनरेटर का। एज द आर्मेचर इज रोटेशन, जैसे कि हम जानते हैं कि आर्मेचर रोटेट करता है, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू द आर्मेचर कॉइल चेंजेस। कह रहा है जैसे ही आर्मेचर रोटेट करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में जो फोर्स लगता है उसमें चेंजेस आने लगती हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इस रीजन की वजह से, एंड इंड्यूस ईएमएफ, एक इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इंड्यूस करंट फ्लोज द कॉइल। जैसे ही आर्मेचर को रोटेट करता है
आर्मेचर के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड्स बनी हुई हैं उनके लाइन में चेंजेज आती है, और जैसे ही चेंजेज आती हैं एक इंड्यूस्ड करंट और एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। We will understand the direction of current टू पार्ट्स कर रहा है कि इसको हम दो पार्ट्स में समझेंगे। कैसे? ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ रोटेशन, अगर फर्स्ट हाफ रोटेशन की हम बात करते हैं, व्हेन PQRS इज हॉरिजॉन्टल, PQRS जो होता है हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रोटेशन की अगर हम बात करें कि वो हॉरिजॉन्टल मान के चले, फिगर शो दैट द आर्मेचर रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो उस समय जो आर्मेचर होगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ध्यान दीजिए P से Q की तरफ जा रहा है, यानी P से Q ऐसे है, और अगर हम टर्न के हिसाब से फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को अगर हम यूज करते हैं, वहां राइट हैंड रूल के हिसाब से ये करंट अगर फ्लो हो रहा है तो आर्मेचर की कॉइलिंग अप टू यह अप हो जाएगा और यह डाउन हो जाएगा। द सेगमेंट PQ मूविंग अपवर्ड, क्योंकि सेगमेंट PQ अपवर्ड की तरफ करेगा, करंट इधर से ही फ्लो हुआ है, एंड सेगमेंट RS इज मूविंग डाउनवर्ड, और सेगमेंट RS जो होगा वो डाउन की तरफ मूव करेगा। बाय द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें आपके डायरेक्शन में है तो हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यह होगा, और अगर हम इस डायरेक्शन में आ जाएं तो हमारे लिए राइट हैंड रूल इस टाइप से हो जाएगा कि हमारा राइट हैंड रूल इस पोजीशन पर वर्क करेगा। तो हम राइट हैंड रूल की अगर अकॉर्डिंग की बात करें तो द रूल ऑफ करंट फ्लोज P to Q सेगमेंट PQ करा, जो रूल सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो वह P to Q फ्लो करता है, यानी PQ की तरफ, एंड फ्रॉम R to S सेगमेंट, और ध्यान दीजिए P से Q की तरफ जो अपवर्ड की तरफ है और R to S की तरफ सेगमेंट यानी RS की तरफ वो करंट फ्लो करता है। P to Q फ्लो करता है तो वो अप की तरफ जाता है, और R to S फ्लो करता है तो वो स्लाइडिंग डाउन की तरफ आती है। यह फर्स्ट हाफ रोटेशन होता है इन द एक्सटर्नल सर्किट राइट टू लेफ्ट का इन द रेजिस्टेंस R, और हमारा रेजिस्टेंस R हमने कहीं भी इसमें हमारा एक रेजिस्टेंस R हमने क्या किया, कहीं भी कंडक्ट करा करके रेजिस्टेंस R को दे दिया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। गैल्वेनोमीटर लगाया गया है इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को मेजर करने के लिए। अब ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ, फर्स्ट हाफ में क्या था, P to Q था, सेकेंड हाफ रोटेशन PQRS इज अगेन हॉरिजॉन्टल, सेकेंड हाफ रोटेशन में फिर PQRS हॉरिजॉन्टल टर्म में आ जाएगा, एंड सेगमेंट SR, अब सेगमेंट जो है SR, क्योंकि अभी यह जब ऐसे हो गया तो यह इस पोजीशन पर आ जाएगा, तो देखिए जहां P है वहां क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। अब करंट जो होगा S2 R होगा हॉरिजॉन्टल, देन SR इज मूविंग अपवर्ड, तब SR अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, और अगर हम इस पोजीशन की तरफ आ जाएंगे तो QP इज मूविंग डाउनवर्ड, क्योंकि S2R, ध्यान दीजिएगा S2R ये अपवर्ड हो गया, और यहां Q to P डाउनवर्ड हो गया, और पहले वाले हाफ रोटेशन में P to Q अपवर्ड था और R to S डाउनवर्ड आपका हाफ रोटेशन था, एंड सेगमेंट QP इज मूविंग डाउनवर्ड्स, द करंट इन द कॉइल मूव्स S to R सेगमेंट SR, कर रहा है कि इसमें जो करंट फ्लो होगा उस टाइम पर यह जो पोजीशन है यहां आ जाएगी, तो वह S2 R होगा, और वो अपवर्ड की तरफ, एंड Q to P होगा डाउनवर्ड की तरफ, ये सेगमेंट में करंट फ्लो होगा, जिससे बाकी इसे हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ही इसके डायरेक्शन को भी हम निकालते हैं, और एक्सटर्नल सर्किट में यह भी रेजिस्टेंस को करंट फ्लो करने लगता है जो R पर है, यानी दोनों का हाफ रोटेशन मिलकर के टोटल कंप्लीट रोटेशन हो जाता है दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए। फर्स्ट हाफ रोटेशन नॉर्थ पोल्स के लिए और सेकंड हाफ रोटेशन साउथ पोल के लिए, यह रोटेशन कंप्लीट होता रहता है, और करंट हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता रहता है जब तक कि कॉइलिंग में चेंजेस। तो कभी भी आप अगर हम नॉर्मली अगर डायरेक्शनल जनरेटर की बात करें जो आप प्रैक्टिकली देखते हैं, अक्सर गांव के बच्चे इसको देखे होंगे कि आप देखे होंगे जब भी जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है तो जनरेटर की कॉइलिंग में पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को डिस्टर्ब किया जाता है, ताकि वो उसमें मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस का फोर्स है उसमें जब डिस्टर्बेंस आती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने आप कुछ समय बाद वो खुद रोटेट करना चालू कर देता है, क्योंकि उसका इंड्यूस करंट तब तक वो एक स्पीड पकड़ चुका होता है, इंड्यूस करंट उतना फ्लो करने लगता है कि खुद ही उस कॉइल को अच्छे से उस आर्मेचर को नचा सके। इसीलिए जनरेटर को जब भी स्टार्ट किया जाता है तो उसे एक इंड्यूस करंट जितना हम क्या करते हैं
ईएमएफ देते हैं, इंड्यूस करंट का रोटेशन हमको देना पड़ता है। Thus, in the first revolution current flows the resistance R from right to left। फर्स्ट रिवोल्यूशन में राइट टू लेफ्ट करंट फ्लो होता है और सेकेंड हाफ रिवोल्यूशन में लेफ्ट टू राइट फ्लो होता है, और इससे राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट करंट का फ्लो सैचुरेशन की वजह से हमारा जो सर्कल होता है कंप्लीट हो जाता है और आर्मेचर घूमता रहता है। इसकी चूंकि हमारे जो आप बात करें अगर रोटेशन की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में रोटेशन की वजह से चेंजन जाती रहती है और करंट प्रोड्यूस होता रहता है इज अल्टरनेटिंग करंट। क्यों? क्योंकि यह हाफ करंट पर लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट रोटेशन होता रहता है, इसीलिए अल्टरनेट करंट हमें प्रोड्यूस होता रहता है और हमें मिलता है अल्टरनेट। बात करते हैं डीसी जनरेटर के बारे में, डायरेक्ट करंट जनरेटर। हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक जो पढ़ी है वो एसी जनरेटर का था, अल्टरनेट करंट जनरेटर का। दोनों के प्रिंसिपल सेम है, वर्किंग प्रोसेस सेम है, कंस्ट्रक्शन में हम थोड़ा सा फर्क बस रखते हैं, कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा फर्क हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो वहां पर जो हम लोगों ने बात की थी, यहाँ आपका जो स्प्लिट रिंग है वहां पे स्लिप रिंग हुआ करता है, और यहाँ जो स्प्लिट रिंग आपके साथ में है वहां स्लिप रिंग आपके अलग अलग होते हैं, जिससे वेरिएशन अल्टर मिलता है, तो वहां अल्टर करंट डेवलप होता है और यहाँ सेम डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है, तो इसलिए ये डायरेक्ट करंट यहाँ आता है। अब बाकी सबको जान ही रहेंगे, ये आपका है हमारा आर्मेचर, ये आपका मैग्नेट है, ये R1 और R2 ये आपका रेजिस्टेंस है, ये करंट है, और ये R1 एंड R2 जो है आपके B1 और B2 ब्रूसेस है, और R1 एंड R2 स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग है। अब ध्यान देंगे हम प्रिंसिपल की बात करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन डीसी जनरेटर और डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर डिपेंड करता है और बेस्ड होता है, और जो आपका डीसी जनरेटर है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड होता है। दोनों के प्रिंसिपल भी सेम है। व्हेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्सेस, करा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो फोर्स है थ्रू अ क्लोज लूप, एक क्लोज लूप के थ्रू चेंजेज इंड्यूस्ड, अगर वो चेंज होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है उस लूप के अंदर। इसे ही हम प्रिंसिपल, ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है यही इंड्यूस्ड करंट डीसी या एसी में कन्वर्ट होता है, वो डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन, डीसी जनरेटर कंसिस्ट 4 कंपोनेंट। डीसी जनरेटर में भी 4 कंपोनेंट्स थे और एसी जनरेटर में भी हमारे 4 कंपोनेंट्स थे। बात करते हैं सबसे पहले फील्ड मैग्नेट की। फील्ड मैग्नेट एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के बिटवीन में होता है और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। दूसरा होता है आर्मेचर। आर्मेचर जो होता है एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है, जो वो रेक्टेंगुलर कॉइल नहीं हो सकता, मतलब आप अपने हिसाब से उस कॉइलिंग को ले सकते हैं, बस वो सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसपे नंबर ऑफ टर्न्स कॉपर वायर के क्या किए गए होते हैं, वाउंड किए गए होते हैं, लपेटे गए होते हैं। एंड दिस आर्मेचर PQRS इज प्लेस्ड बिटवीन द फील्ड मैग्नेट, और यह जो PQRS आर्मेचर आपका दिख रहा है, PQRS आर्मेचर जो होता है आपके परमानेंट मैग्नेट के बिटवीन में प्लेस्ड किए जाते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिट रिंग की, यही आपका इंपॉर्टेंट है। वहां हम लोग जब हम एसी जनरेटर की बात करते हैं तो वहां स्लिप रिंग होता है, और यहाँ अगर हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं तो यहाँ स्प्लिट रिंग होता है। स्प्लिट रिंग इज अ रिंग कट इनटू 2 पार्ट्स R1 एंड R2। स्प्लिट रिंग जो होता है एक ही रिंग होता है, बस उसे 2 इक्वल पार्ट्स में हम क्या करते हैं, कट कर दिए होते हैं, 2 पार्ट में कट होता है R1 एंड R2। R1 is connected to P, ध्यान दीजिए R1 जो है कनेक्टेड है P से, एंड R2 is connected to S। These rings rotate with the armature, और ये रिंग जो होते हैं ना आर्मेचर के साथ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ब्रूसेस आर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ब्रूसेस जो होते हैं और जिन्हें हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट भी कहते हैं, हम लोगों ने पीछे भी बात किया था कि वो ग्रेफाइट के बने होते हैं, और वो जो स्प्लिट रिंग होती है उनकी स्लाइडिंग को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं ताकि उनकी स्लाइडिंग डिस्टर्ब ना हो। वर्किंग प्रोसेस सेम, हम लोगों ने जैसे एसी जनरेटर का पढ़ा, वर्किंग प्रोसेस इसका भी सेम वही है। एज द आर्मेचर इज रोटेट, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द आर्मेचर कॉइल चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस, एंड इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट
flows in the coil will the understand direction of the current into two parts. सेम वैसे ही की बात करते हैं कि जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फोर्स के थ्रू अगर हम चेंजेस करते हैं तो लूप के अंदर एक इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है, एक इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट डेवलप हो जाता है। इसे ही इस कॉइल के अंदर और इसी कॉइलिंग के इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को ही हम डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं या अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन की। ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ रोटेशन की अगर हम बात करें तो व्हेन PQRS इज हॉरिजॉन्टल, अगर PQRS को हम हॉरिजॉन्टल मान लें तो द आर्मेचर रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज, तो आर्मेचर जो होता है ना रोटेटिंग करता है क्लॉकवाइज, ऐसे में करंट जो फ्लो हो रहा है वो P to Q है, यानी PQ सेगमेंट में फ्लो हो रहा है, एंड R to फर्स्ट हाफ रोटेशन के लिए, और सेकेंड टर्म में जब वो करंट फ्लो होकर के राइट टू लेफ्ट अगर आ रहा है, अगर हम बात करें यहाँ सेगमेंट की, तो ये जो है आपका P to Q अपवर्ड की तरफ है और R to S डाउनवर्ड की तरफ करंट की फ्लोइंग की चार्जिंग है। और ये फर्स्ट हाफ रोटेशन इसके लिए टर्म करता है, ये अपवर्ड की तरफ होता है और ये डाउनवर्ड की तरफ। पहले सेगमेंट में यही है। दूसरे सेगमेंट की अगर हम बात करें तो सेकेंड हाफ रोटेशन PQRS में जब यह हॉरिजॉन्टल होता है, एट दैट टाइम वह करंट जो होता है S to R हो जाता है, और S to R में SR जो होता है वो अपवर्ड की तरफ होता है, और Q to P जो करंट होता है वो डाउनवर्ड की तरफ होता है। और यह फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से फॉलो करता है, यह भी लेफ्ट टू राइट टू। अगर हम बात करें कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से हम इसके करंट को जान सकते हैं। और इसमें एक और बात होता है कि जो फर्स्ट हाफ रोटेशन होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है, और सेकंड हाफ जो रोटेशन होता है उसमें भी करंट राइट टू लेफ्ट ही होता है बस। बट एट दैट टाइम अगर हम फर्स्ट हाफ रोटेशन की बात करें तो P to Q और R to S होता है सेगमेंट की तरफ, और सेकंड हाफ रोटेशन में S to R एंड Q to P की तरफ होता है। और एक्सटर्नल सर्किट में हमारा रेजिस्टेंस R कंडक्टेड होता है। इन डीसी जनरेटर द करंट ऑलवेज फ्लो इन द सेम डायरेक्शन, बस यही शो करता है कि डीसी जनरेटर में जो करंट होती है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसे हम डायरेक्ट करंट कहते हैं। दिस हैपेंस ड्यू टू द स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट, या स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट की वजह से होता है। यानी एसी और डीसी जनरेटर में सिर्फ एक ही टर्मोलॉजी का फर्क है और वो कंस्ट्रक्शन में है। अगर हम स्लिप रिंग रखते हैं तो हमारा एसी जनरेटर बन जाएगा, और वहीं अगर हम स्प्लिट रिंग्स रखते हैं कंस्ट्रक्शन में तो वो हमारा डीसी जनरेटर प्रोड्यूस करेगा। कहते हैं डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की, कि जो हमारे घरों में जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो कैसे होता है और किस पर्पस पर काम करता है, इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ पिन के बारे में। लाइफ पिन क्या होती है, और तो दिस पिन इज कनेक्टेड विथ अ रेड कलर्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर। करा कि जो लाइफ पिन होती है वह रेड कलर के कॉपर इंसुलेटेड वायर से कनेक्टेड होती है। When connected in socket with the switch on, it has potential 220 volt। और जैसे ही हम इसे किसी भी सॉकेट में इनहेल करते हैं, जब भी हम उसे सॉकेट में स्विच ऑन करते हैं तो उसमें कितने वोल्ट का करंट फ्लो होता है, 220 वोल्ट का। सेकंड बात करते हैं न्यूट्रल पिन की। न्यूट्रल पिन क्या होता है, न्यूट्रल पिन की बात करते हैं। दिस पिन इज कनेक्टेड टू अ ब्लॉक कलर्ड इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो यह जो है ब्लैक कलर का कॉपर इंसुलेटेड वायर होता है। When connected to the socket, it has potential 0 volt। और जब यह सॉकेट में कनेक्ट किया जाता है तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। We know that current flows from high potential to low potential। और हम लोग जानते हैं कि करंट जो होता है क्या किस पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अब इसके करंट के प्रोसेस को आप समझिएगा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। हमारे लाइव वायर में क्या है, कितना लाइव वायर में कितने हैं, 220 वोल्ट है, और न्यूट्रल वायर कितने का है, 0 वोल्ट का है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो पोटेंशियल होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करता है। जैसे और thus the current flows into the electrical appliances by live wire and comes out to the appliances from the neutral wire। और वो न्यूट्रल वायर से कम्स करके चला आता है। अब बात करते हैं इसको, जरा अभी हम समझाएंगे, थोड़ा सा हम
अर्थ पिन पर आ जाते हैं। उसके बाद लाइव और न्यूट्रल को हम लोग एक्सपेरिमेंट समझेंगे और उसको आज आप समझ जाएंगे कि क्यों ये 3 पिन दिए होते हैं किसी भी अप्लायंसेस में, और ये 3 पिन का सेंस क्या होता है, और क्यों ये 3 पिन थर्ड पिन नहीं भी होगा तो भी हमारा अच्छे से अप्लायंसेस वर्क करेगा कि नहीं करेगा, और नहीं करेगा या करेगा तो सॉकेट में हमेशा 3 पिन ही क्यों दिए जाते हैं। अक्सर 3 पिन आपने देखा होगा। थर्ड पिन का जो होता है वो होता है अर्थ पिन कहलाता है, और वो अर्थ पिन किस लिए होता है भाई? द अर्थ पिन इज कनेक्टेड विथ अ मेटालिक पार्ट। कह रहा है कि आप an appliances so that if the live wire touches the metal body due to a fault of appliances, the current may be flow from the earth wire. इसका सेंस आपको समझना है। जैसे यहां हमारे पास अभी इस समय एक आयरन है, और इस आयरन को आप ध्यान से देखिए, इसके 3 पिन है, इसके 3 पिन है। तो इसमें से एक पिन, अब इस तार को जब हम कट करेंगे, इस वायर को जब हम कट करेंगे, तो वायर को कट करने के बाद हमें 3 पिन मिलेंगे। पहला पिन मिलेगा लाइव पिन का, दूसरा मिलेगा न्यूट्रल का, और तीसरा मिलेगा अर्थ पिन का। अच्छा, लाइव पिन की बात करते हैं या न्यूट्रल पिन की बात करते हैं, या अनदर इन सारे पिन को लेकर के अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है आप अगर केयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लाइव वायर कौन सा है। अक्सर ये सब पे तो नहीं देता, लेकिन अच्छे जो अप्लायंसेस होते हैं उस पर यह इंडिकेट कर देता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस पिन में देखिए यल लिखा हुआ है, यल फॉर होता है लाइव, इसमें इस पिन में एल लिखा हुआ है, और इस साइड लिखा हुआ है एन, या लाइव वायर है और ये न्यूट्रल है। यानी रेड कलर आपको किस साइड ऐड करना है आपको पता है, यानी रेड कलर वायर किसमें आकर के कनेक्ट हुआ है? इसमें आकर के कनेक्ट हुआ है, और न्यूट्रल इसमें कनेक्टेड हुआ है, और ये जो आपका थर्ड पिन है ये अर्थ पिन कहलाता है। अब बात करते हैं कि किसी कनेक्शन को कंप्लीट होने के लिए, मान लीजिए आपका सॉकेट है, और सॉकेट के दोनों में आप दोनों सिरों को ध्यान से देखिए। अगर मान के चलिए आपने अर्थ पिन निकाल दिया, तो आप अगर सॉकेट को ऐसे भी लगाते हैं तो भी करंट फ्लो होता है। तो इसमें क्या, इसमें लाइव और न्यूट्रल होता है क्या? सॉकेट में नहीं होता। यहां अगर हम लाइव और करंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये लाइव और न्यूट्रल की बात करें, तो ये अगर अल्टरनेट करंट से आकर के कनेक्टेड हो या डीसी से आकर के कनेक्टेड हो, तो इनके लिए यह नहीं होता। रीजन यह है कि जैसे ही हम अगर इसका हम फेज बदल भी देते हैं, अगर हम इसे न्यूट्रल को लाइव में और लाइव को न्यूट्रल में जोड़ देते हैं, किसके सॉकेट के, ऐसे आकर के तो कनेक्शन तो बनता ही बनता है। इसके सॉकेट के अंदर भी लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर होता है, उसके भी आकर के पिन कनेक्टेड होते हैं। लेकिन अगर हम इसका लाइव बदलेंगे तो इसका न्यूट्रल हो जाएगा, और इसका न्यूट्रल बदलेंगे तो इसका लाइव हो जाएगा। तो मान के चलिए हमने क्या किया, लाइव वायर को हमने इसके सॉकेट में कनेक्ट किया। जैसे ही हम इसके सॉकेट में कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, लाइव वायर से करंट जो होगा फ्लो होगा, सॉकेट से करंट क्या होगा, इसके लाइव वायर में एंट्री लेगा। और जैसे ही इसके लाइव वायर में एंट्री लेगा, तो लाइव वायर का पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, 220 वोल्ट का होगा। लाइव वायर से 220 वोल्ट का करंट इसमें फ्लो होगा, और वो न्यूट्रल वायर से क्या होगा, एग्जिट होगा, क्योंकि न्यूट्रल पिन पर यह कितना है, 0 वोल्ट का है। यानी करंट देखिए यहां से चला और यहां तक आ गया, यानी यहां इसको जा गया, और इस पूरे सर्किट में चारों तरफ आया, और इस पिन से अब वो बाहर निकल रहा है, अब वो इस पिन से बाहर निकल रहा है। जैसे ये बाहर निकला, सर्किट क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, और यह हमारा फंक्शन करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगी तो हमारा जो भी डिवाइसेस होगा वो फंक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। यानी अगर आप इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि इनकेस अगर मान लीजिए आपने फ्रिज को कनेक्ट किया, या किसी भी कूलर को कनेक्ट किया, या अनदर किसी भी टर्म को अगर आप कनेक्ट करते हैं, बल्ब का स्विच कनेक्ट करते हैं, या चार्जर पिन को ही आप कनेक्ट करते हैं, तो जैसे अगर आप चार्जर पिन की बात करते हैं, तो चार्जर पिन में दो ही टर्म्स दिए होते हैं, क्योंकि इसकी सेफ्टी प्रोटेक्टिंग बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें 2 ही पिन दिए हैं, एक लाइव का दिया होगा और एक न्यूट्रल का दिया होगा। तो लाइव में करंट क्या होगा, इन होगा, और यह पूरे सर्किट को कंप्लीट करते हुए न्यूट्रल से एग्जिट हो जाएगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल हो जाएगा, और हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तुरंत यह चार्जर आपका बताएगा कि ये चार्जर में सर्किट आ रहा है। अगर इसमें इसके सर्किट में कहीं भी डिफरेंस होगा, अगर करंट पास करने में इसको दिक्कत होगी, तो इसका लाइट
नहीं चलेगा, हमारा चार्जर बताएगा नहीं, हम कहेंगे हमारा चार्जर क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया, खराब हो गया, कोई ना कोई पार्ट इसका क्या हो गया है, डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से करंट फ्लो नहीं हो रहा, उसको उसमें टर्म आ रही है लाइव वायर से न्यूट्रल वायर तक करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक या नहीं आ रहा। ऐसे ही कोई भी कनेक्शन जब सर्किट कंप्लीट होता है तो ही हमारे जो भी अप्लायंसेस होते हैं उनमें करंट फ्लो होता है। तो करंट फ्लो होने के लिए होता क्या है कि अब हम ध्यान देंगे आगे। अच्छा, अब थर्ड अर्थ पिन का वहां क्या रोल है भाई? इन केस की बात करते हैं, गलती से ऐसा समझिए कि कहीं फॉल्ट हो गया तार में, कहीं वायर में आपके फॉल्ट हो गया और वो तार वायर जो है आपका जो कंडक्टिंग वायर है, लाइव वायर, वो गलती से किसी मेटल से क्या हो गया, टच कर दिया। किसी मेटल से अगर टच कर देगा तो उस मेटल में वो करंट फ्लो करना चालू कर देगा कि नहीं? इन दैट केस, उस केस में जो एक्स्ट्रा करंट मेटल की तरफ जा रहा है, अर्थ वायर उसे कंडक्ट करके एक्स्ट्रा जो करंट आपको जो मान के चलिए आप किसी मेटल से टच है और लाइव वायर गलती से आपने क्या कर दिया, टच कर दिया, लाइव वायर टच कर दिया, और अर्थ पिन अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो आपको करंट लग जाएगा। लेकिन अगर अर्थ पिन कनेक्टेड है तो आपका जो एक्स्ट्रा टर्म है, फॉल्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा करंट है, वह उसका एक्स्ट्रा करंट खींच देगा और अर्थ पिन से उसे एग्जर्ट कर देगा, अर्थ पिन उसको मेंटेन कर लेगा। तो वो एक्स्ट्रा टर्म के लिए लगाया जाता है। इसीलिए देखिएगा कभी भी हाई वोल्टेज वाले जितने भी डिवाइसेस के अप्लायंसेस होते हैं, जैसे प्रेस हो गया, आपका आयरन हो गया, आपका फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, स्टेबलाइजर बड़े वाले हो गए, इनमें 3 पिन सॉकेट ही देता है। इन केस क्यों देता है? क्योंकि अगर लाइव वायर गलती से किसी फॉल्ट की वजह से या अनदर किसी टर्म की वजह से अगर किसी मेटल से डिटैच हो गया है तो हमारा अर्थ पिन एक्स्ट्रा करंट को क्या करेगा, कंट्रोल कर लेगा और हमारे डैमेज होने से हम बच जाएंगे। हम लोग कुछ समय के लिए बोलते हैं ना कि हमारा करंट कुछ समय बाद छोड़ दिया, अगर हमको करंट लगा भी तो अर्थ वायर, अर्थिंग वायर जरूर कहीं ना कहीं से वो अर्थिंग टर्म पा गया होगा तो भी करंट मार सकता है, और अर्थिंग वायर एक्स्ट्रा हुआ, अर्थिंग वायर अगर उसमें पहले लगा हुआ तो आपका करंट वो एक्स्ट्रा बचा लेगा। इसके बाद इसका क्या और टर्म है कि appliances current may flow from the earth wire if we touch metallic part of the faulty appliances। किसी faulty appliances का अगर हम metallic part गलती से टच कर लेते हैं, मान लीजिए प्रेस है, प्रेस का लाइव वायर छूट गया और थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं उसके मेटल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है और उसमें करंट आ रहा है। जैसे अक्सर क्या होता है, कूलर वगैरह को आप लोग टच करते हैं तो उसमें करंट पास होता है, इसका मतलब उसका लाइव वायर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा क्या हो गया, कहीं से फॉल्ट हो गया है, कहीं से उसको करंट पा रहा है। इसका सेंस उस सेंस में क्या करना है आपको कि उस सेंस में क्या आपका अर्थ वायर, अर्थ पिन का क्या रोल हो जाता है कि थ्रू द अर्थ वायर इन द प्रेफरेंस टू आवर बॉडी, करा कि वो जो करंट हो, देन द करंट विल पास थ्रू द अर्थ वायर टू प्रेफरेंस टू आवर बॉडी। तो वह अर्थ वायर के थ्रू ही हमारा जो करंट होता है हमारी बॉडी में प्रेफरेंस करता है। दिस इज बिकॉज द करंट प्रीफर्स टू पास थ्रू अ लो रेजिस्टेंस पाथ, और इसका इसलिए होता है क्योंकि वह लो रेजिस्टेंस पाथ की तरफ, हम करंट जानते हैं कि करंट क्या ओम्स लॉ क्या कहते हैं, ओम्स लॉ कहते हैं V प्रोपोर्शनल टू IR होता है। और अगर हम बात करें V प्रोपोर्शनल टू I कांस्टेंट मान लें तो 1/I, यानी अगर आपका रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी करंट किसकी तरफ फ्लो करेगा, लो रेजिस्टेंस की तरफ फ्लो करेगा। और हमारी बॉडी उस समय क्या हो जाती है, जब ऐसे किसी मेटल को टच करते हैं तो हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, करंट फ्लो करना चालू कर देता है। रेजिस्टेंस इन अर्थ वायर इज मच लोअर देन आवर बॉडी, और उस समय जो अर्थ वायर का जो रेजिस्टेंस होता है हमारी बॉडी से लोअर हो जाता है, तो हमारी बॉडी में करंट फ्लो करने के बजाय अर्थ वायर में वो करंट एक्स्ट्रा फ्लो हो जाता है और हम करंट से बच जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो उसका एक्सपीरियंस होता है कि हमको लगता है कि हाँ इसमें हमने, लेकिन अगर अर्थ वायर नहीं हुआ तो तुम्हारी बॉडी डिटैचेबल हो जाएगी और डायरेक्ट आप कनेक्टेड हो जाएंगे उस सर्किट से, और सर्किट जब तक कंप्लीट रहेगी आपके अंदर करंट फ्लो होता रहेगा। और अगर वो गलती से डीसी करंट है तो उसका वेरिएशन बदलता नहीं है, वोल्टेज में डिफरेंस आता नहीं है, और जब वोल्टेज में डिफरेंस नहीं आएगा तो आसानी से आप उसके कनेक्शन में सर्किट में जुड़े रहेंगे, अदरवाइज मे बी डेथ भी हो सकती है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि डायरेक्ट करंट, एसी करंट से बचने
से ज्यादा डायरेक्ट करंट की से बचने की हमें जो जरूरत होती है, हम हमेशा कोई भी अप्लायंसेस छूने से पहले हम देख लें कि क्या उसका अर्थ वायरिंग कनेक्टेड है, उसके मेटल्स में कहीं ऐसा तो नहीं है करंट आ रहा है। और अक्सर आप लोग गलती करते हैं कि अगर किसी ने कह दिया है कि प्रेस के अंदर, कूलर के अंदर करंट आ रहा है, तो आप लोग टच करके देखते हैं। तो आपको टच करके, हैंड से टच करने की क्या जरूरत है? आपके पास टेस्टिंग मटेरियल होते हैं, आप टेस्ट करके टेस्टिंग मटेरियल से देख सकते हैं, जो आपके टेस्टर्स होते हैं उससे देखिए। हाथ से टच करने की, अगर आप अर्थ बन गए और आपके अर्थिंग का रेजिस्टेंस आपके रेजिस्टेंस से कम हो गया, उसका कम हो गया तो उसमें चला गया रेजिस्टेंस। लेकिन अगर उसका ज्यादा हो गया और आपके बॉडी का रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो उसका करंट, सारा करंट आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो होना लगेगा और आप डेथ कर जाएंगे। आप इसका हम छोटा सा एक एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू बता दे रहे हैं आपको। कभी ध्यान दीजिएगा कि करंट जो होता है ना, हमेशा शॉर्ट पाथ चुनता है, सबसे छोटा रास्ता चुनता है चलने के लिए। तो जो चिड़िया अगर आकर के, कोई चिड़िया इस पर बैठ गई है, कोई चिड़िया आकर के अगर इस वायर पर बैठ गई है, तो चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता? उसके पैरों में करंट नहीं जाता है क्या? बिल्कुल जाता है, उसके पैरों पर करंट जाता है। ऐसा नहीं है कि उसमें हड्डी है या ऐसा कुछ है, क्यों? उसके अंदर बोन मैरो नहीं होता है। लेकिन होता क्या है कि जो करंट होता है वो हमेशा लो पाथ चूज करता है। अब उसके एक पैर से, जब मान लीजिए करंट राइट साइड से आ रहा है और वो एक ही वायर पर बैठी होती है, अब जब वो एक ही वायर पर बैठी होती है तो वो लो रेजिस्टेंस को क्या करता है, चूज करता है। अब वो शॉर्टेस्ट पाथ को चूज करना होता है। अगर उसके पैर से होकर के जाएगी तो पूरी बॉडी से होकर के घूमते हुए उसके करंट को इस पैर से क्या होगा, बाहर आना होगा, तब जाकर के ना आगे का रास्ता उसे तय करना होगा। इसलिए छोटा रास्ता तय करने के लिए वह उसके पैरों से होकर के नहीं जाती, वो डायरेक्ट सीधे ही निकल जाती है और चिड़िया आराम से उस पैर पर बैठी रहती है। लेकिन उसके पैर के अलावा अगर कोई तीसरा हिस्सा टच किया, पैर के अलावा अगर कोई दूसरा हिस्सा टच किया, तो जैसे ही दूसरा हिस्सा टच करेगा, करंट छोटा रास्ता तय करेगा। लेकिन उससे छोटा रास्ता इसलिए वो हो गया क्योंकि अब वो जो करंट है वो डायरेक्ट पूरी बॉडी घूमने के बजाय, दूसरे पैर से निकलने के बजाय, वो तुरंत उस बॉडी के डिटैचमेंट से हो जाती है और तुरंत पक्षी क्या हो जाती है, जल भून जाती है। तो अक्सर चिड़ियों को जब किसी दूसरे हिस्से टच होते हैं तभी करंट लगता है, नहीं तो अदरवाइज उसको करंट इसी रीजन की वजह से नहीं लगता, क्योंकि करंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ चूज करता है, क्योंकि उसे लो रेजिस्टेंस चाहिए और यहाँ रेजिस्टेंस हाई हो जाता है उसका पूरे बॉडी को में इनहेल होने की वजह से। अब बात करते हैं अर्थिंग आर ग्राउंडिंग इज कनेक्टेड मेटेलिक पार्ट एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू अर्थ विथ अ थिक वायर which provided to a low resistance path of the flow of current। करा जो अर्थिंग या ग्राउंडिंग होती है पोल्स पर, अर्थिंग या ग्राउंडिंग जो होती है इसका, तो वो मेटेलिक पार्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होता है, उस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के रेजिस्टेंस से उसका रेजिस्टेंस क्या रखा जाता है, हमेशा कम रखा जाता है, ताकि इन केस अगर फॉल्ट की वजह से हम उसके मेटल्स को टच कर लें गलती से, तो वह एक्स्ट्रा करंट अर्थिंग में चला जाए। जैसे आप समझिए, इसको हम थोड़ा सा प्रोसेस को समझा रहे हैं। ये पावर प्लांट है, हमारा पावर प्लांट बहुत बड़ा पावर प्लांट है। उस पावर प्लांट से हमारा इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी, ये जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन है, ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन जो है 220 वोल्ट का, यह आपके पोल तक आती है। जो आप देखे होंगे इस भी शेप का पोल होता होगा, बड़ा वाला पोल जो होता है, उस पोल पर आते हैं और उस पोल से हमारे हाइड्रिल पर जाते हैं और हाइड्रिल से आपके पोल्स पर आते हैं। और पोल्स के बाद आपके दो कनेक्शन वायर जो होते हैं, आपके जो केबल तार होते हैं, उसमें एक लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है, वो कनेक्टेड होकर के कहाँ आता है, आपके हाउसेस में आता है और आपके घरों में वो चला आता है। और वहां से कनेक्शन हम इलेक्ट्रिक पोल्स का हमारे हाउसेस में आने के बाद, हाउसेस की बात हम लोगों ने यहाँ से की ही है। अभी हम लोगों ने इसके पहले बात की कि वो आकर के डायरेक्ट हमारे कहाँ कनेक्टेड हो जाता है, सॉकेट में कनेक्टेड हो जाता है और वहाँ स्विच होते हैं, 3 पिन्स होते हैं और 3 पिन के में किस पिन का क्या काम होता है हम लोगों ने देखा है। और ये 3 पिन क्यों दिए रहते हैं, इनका भी यूज होता है। क्यों 2 पिन भी दिए रहते हैं, इसका भी यूज होता है। तो 2 पिन वाले सर्किट क्या हमारे लिए अच्छे माने जाएंगे? नहीं, 2 पिन वाले अगर सर्किट जो होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि हमें 3 पिन रखने से सेफ्टी ज्यादा रहेगी। Whereas appliances of low power are electrical lamps, fans, radio, TV, etc. draw the small current, you will find these appliances to be fitted with a 2 pin plug।
करा कि जो लो रेजिस्टेंस वाले अगर टर्म्स होते हैं, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फैंस हो गया, लैंप्स हो गया, ये कितने पिंस वाले होते हैं? 2 पिंस वाले होते हैं, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस क्या होता है? लो होता है। वो बहुत रेयर केस में ही हमारे बॉडी के रेजिस्टेंस से अगर इनकेस वो कनेक्टेड होते हैं तो ही अर्थ पिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर उसके अलावा अगर अनदर कोई पिन, कोई अनदर अप्लायंसेस हो गया, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे जो टर्म्स हो गए, ये जो टर्म्स हमारे होते हैं, इनमें 3 पिंस होता है, क्योंकि इनका वोल्टेज क्या होता है? हाई होता है, और रेजिस्टेंस हमसे हाई होता है। तो हमारा रेजिस्टेंस, जब हमारे डिवाइसेस का रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट डिवाइसेस के बजाय हमारे बॉडी में फ्लो होना अच्छा समझेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा कम है तो आसानी से हमारे में करंट फ्लो हो जाएगा, इसलिए वो बॉडी छोड़ करके हमारी बॉडी, इसीलिए 3 पिंस उसमें लगाए जाते हैं। तो अब आपको पता चला ना कि क्यों 3 पिंस लगाए जाते हैं बड़े बड़े डिवाइसेस में, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस हमारी बॉडी के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है। और वैसे छोटे अप्लायंसेस में भी लगाना चाहिए, उससे हमारी बॉडी को ही सेफ्टी रहती है। और ये टोटल ऑब्जर्वेशन आपका दे रखा है। तो हम लोगों ने आज पढ़ा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इन हाउस, हमारे जो हाउस में इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं वो किस तरह वर्क करते हैं और कैसे वो स्टेब्लिश होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। एज मेंशन्ड बिफोर, द लाइव वायर एंड द नेचुरल वायर and the neutral wire reach the electric meter from the overhead the cables। जैसा कि हम लोगों ने इसके पिछले टर्म में सेशन में हम लोगों ने बात किया था कि जो लाइव वायर होता है, न्यूट्रल वायर होता है और अर्थ वायर होता है, ये तीनों के तीनों जो वायर होते हैं आपके केबल के थ्रू हमारे इलेक्ट्रिक मीटर तक पहुंचते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द सर्किट आर, और उस सर्किट की इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम दे रखा है इसका। अभी हम लोग एक एक करके सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसी के साथ साथ इसमें जो भी फैक्टर यूज हुए हैं उन फैक्टर्स पर चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन होगी हमारी कि ये क्या है और कैसे वर्क करते हैं, इन सब तथ्यों को लेकर के। तो चलिए पहले फर्स्ट टर्म की इसके बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा पोल फ्यूज। Pole fuse is connected in the live wire before the electric meter for safety to the meter। यह मीटर के सेफ्टी के लिए आपका यूज किया जाता है पोल फ्यूज। और ये मीटर एक्चुअल में जो आपका घर का घरेलू मीटर जो होता है, जो आपकी यूनिट बताता है, उससे जस्ट पहले मेन फ्यूज आपका सेट कर दिया जाता है। तो वो मीटर की सेफ्टी के लिए होता है कि इनकेस हाई वोल्टेज आता है तो मीटर आपका जल सकता है, इसलिए फ्यूज पहले ही लाइव वायर में सेट कर दिया जाता है। दूसरा है एनर्जी पावर मीटर एंड केडब्ल्यूएस मीटर, यानी किलोवाट आवर मीटर। आप जो घर पे घरेलू मीटर देखते हैं जिसमें आते हैं बिल, जो निकालने वाले व्यक्ति होते हैं वो आते हैं और उस मीटर में देख करके आपका बिल बताते हैं, तो जस्ट उसके बाद सेट होता है मेन फ्यूज के बाद मीटर, जो कि आपका बताता है कि कितना मीटर की बिजली यूनिट आपने खर्च की है। तो दिस मीटर इज कनेक्टेड टू द रिकॉर्ड टू यूजेस ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन किलोवाट आवर। करा कि मीटर इसलिए यूज किया जाता है ताकि आपके जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आपने यूज की है किलोवाट आवर में, उसे मेजर करने के लिए। द मीटर बॉडी इज कनेक्टेड टू द अर्थ वायर। और कह रहा है कि यह जो मीटर की बॉडी होती है वहीं पर अर्थ वायर से ये क्या होती है, कनेक्टेड होती है, और बाकी लाइव और न्यूट्रल वायर से तो कनेक्टेड होती ही होती है। दिस अर्थ इज कनेक्टेड टू ए कॉपर प्लेट विच इज द buried deep into the earth and premises to of the houses। कह रहा है कि यह प्रीमाइसेस करता है या हाउस की सेफ्टी के लिए एक डीप कॉपर वायर जो प्लेट होती है उसे अर्थ में डीप कर दिया जाता है ताकि ये अर्थ को मेंटेन कर सके। ये न्यूट्रलाइज तौर पर अगर हम कहें तो अच्छे घरों की जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें ये यूज किया जाता है। आप नॉर्मली घरों में इसे अर्थिंग का यूज नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा मेंटेनेंस जो होता है ना वो बाहर के ही इलेक्ट्रिसिटी से हो जा रहा है, तो अर्थिंग वायर का बहुत कम यूज किया जाता है। अब बात करते हैं मेन फ्यूज का। ये एक आइडियल, अगर बात करें एक आइडियल सर्किट की बात करें तो आइडियल सर्किट में हम अर्थिंग का यूज करते हैं। मेन फ्यूज की बात करते हैं। द मेन फ्यूज इज कनेक्टेड टू द लाइव वायर बिटवीन द एनर्जी मीटर एंड द मेन स्विच। कह रहा है कि एक्चुअल जो फ्यूज होता है वह आपका मीटर और मेन स्विच के बीच में कनेक्टेड होता है, और ये आपका कनेक्टेड है मेन स्विच, और ये कंज्यूमर्स फ्यूज ये है
आप इन दोनों के बीच में भी रख सकते हैं या अलग भी रख सकते हैं मेन फ्यूज के पास। अब बात करते हैं मेन स्विच की। मेन स्विच क्या है? द मेन स्विच इज प्रोवाइडेड टू द कट ऑफ द सप्लाई टू द हाउस whenever the required for repair work etc। करा मेन स्विच क्या होते हैं? मेन स्विच में आपका जो होता है एमसीबी लगे होते हैं, और वही एमसीबी मान लीजिए अगर आपको मेन स्विच में कुछ काम कराना हो या अनदर कोई चीजें हो तो मेन स्विच से ही आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को क्या प्रोवाइडेशन को क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। मेन स्विच में ही आप एमसीबी गिरा देंगे तो आपका मेन स्विच से लाइव वायर में इलेक्ट्रिक करंट पास होना बंद हो जाएगा। या इन केस मान लीजिए किसी सर्किट में अगर खराबी भी आती है तो मेन स्विच का एमसीबी ऑटोमेटिक गिर जाता है। अब हमें पहले की तरह फ्यूज पे डिपेंडेंट नहीं होना है। अब देखिए यहाँ मेन स्विच के बाद से कंज्यूमर्स फ्यूज लग जाने के बाद से हमारे दो वायर जा रहे हैं, ऊपर वाला लाइव वायर है, नीचे वाला न्यूट्रल वायर है, उससे एक स्विच कनेक्ट किया गया है, ये आपका स्विच है, और एक स्विच से बल्ब को कनेक्ट कर दिया गया है। एक स्विच और सॉकेट लिया गया है और उससे एक फैन को कनेक्टेड किया गया है, और आगे ही ऐसे जिस भी चीज को आप कनेक्ट करना चाहें आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसे कनेक्ट करते हुए चले जाएंगे। ये आपका एक सॉकेट है और ये स्विच है। बल्ब को डायरेक्ट रखा गया है स्विच से, इसके लिए सॉकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन टीवी को जो फैन है उसके लिए सॉकेट लगा दिया गया है ताकि आप फैन को रिपेयरिंग के लिए उसे निकाल भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद टीवी, बल्ब, अनदर जो भी टर्म है आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही इसे लगा सकते हैं। अब इसके पांचवें टर्म की बात करते हैं, और इसका पांचवा टर्म होता है हाउसिंग वायरिंग का। द डिफरेंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज्ड इन अ हाउस। कह रहा है कि अलग अलग हमारे जो हाउस में होते हैं अलग अलग अप्लायंसेस यूज किए जाते हैं। क्या क्या होते हैं? ट्यूब लाइट होता है, टीवी होता है, बल्ब, वॉशिंग मशीन, ईटीसी, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। आर कनेक्टेड इन पैरेलल विथ अ स्विच इन द लाइव वायर फॉर एवरी पैरेलल ब्रांच। कह रहा है कि लाइव वायर के एवरी पैरेलल ब्रांच में हम क्या करते हैं? हम हाले जितने भी हमारे अप्लायंसेस होते हैं उन्हें कनेक्ट करते हैं। और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के कंबाइन होने पर और सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस के कंबाइन होने पर क्या फायदे होते हैं डिवाइसेस के या रेजिस्टेंस के, और क्या नुकसान होते हैं। क्योंकि एडवांटेज होता है हमारा जो रेजिस्टेंस होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में लो हो जाता है और इलेक्ट्रिक करंट हमें अच्छे से मिलती है, इसीलिए सबको पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखा गया है और इनके अलग अलग स्विच दिए गए हैं। द रीजन फॉर, क्या रीजन है इसके, तो वो साथ में ही दिया जा रहा है कि द रीजन फॉर कनेक्टिंग अप्लायंसेस इन अ पैरेलल इज दैट वन अप्लायंसेस बिकेम फॉल्टी। कह रहा है कि इनमें से मान के चलिए कि आपका बल्ब क्या हो गया? फॉल्ट हो गया, तो वन अप्लायंसेस बिकम फॉल्टी, देन इट डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द अदर। तो उसके बाद आपका फैन लगा है, चाहे टीवी लगाए हैं, आप स्विच लगाए हैं, अनदर वॉशिंग मशीन लगाए हैं, तो उन्हें यह क्या करता है? अफेक्ट नहीं करता है। सपोज मान लीजिए कि द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, then if an appliances became faulty, no current pass through the another and no will current pass will be the other appliances as well as due to the one faulty appliances no even single appliances can be run। कह रहा है कि अगर हम बात करें सीरीज कॉम्बिनेशन में, आप सपोज कर लीजिए अगर आप इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हैं तो उसी एक अप्लायंसेस के फॉल्टी हो जाने की वजह से अनदर जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं उनमें करंट पास होना बंद हो जाता है। पैरेलल अरेंजमेंट आर अप्लायंसेस इंश्योर द वोल्टेज 220 वोल्ट अक्रॉस ऑल द अप्लायंसेस। और पैरेलल अरेंजमेंट की अप्लायंसेस में यह इंश्योर किया जाता है कि आपका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट सारे अप्लायंसेस के अंदर जा रहे हैं कि नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपके वोल्टेज क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं, और इससे हमारे अप्लायंसेस बहुत दिनों तक वर्क करते हैं अच्छे से। तो ध्यान देते हैं एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी। हम लोगों ने एसी और डीसी करंट के बारे में पढ़ा है, तो क्या एडवांटेज है एसी का डीसी के ओवर में? वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी फॉर इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट वोल्टेज कैन बी चेंज्ड इजीली। कह रहा है कि इसमें अगर ऐसा है कि हम वोल्टेज की चेंजिंग को इजीली आसानी तौर पर क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। किसके मुकाबले? एसी से डीसी के मुकाबले। रीजन यह है कि डीसी में अगर आपका वोल्टेज सेट हो गया तो डीसी में वो करंट कभी चेंज नहीं होगा, एसी में हम इसे इजीली चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर
which is supplied to a distance place. This power is supplied to a distance place and this power is supplied by passing electric current through an aluminum wires. The flow of current associated with a power loss I square R, power loss can be reduced by. कह रहा है कि बहुत अगर हम बात करते हैं तो हमारा मान के चलिए कि जो पावर प्लांट होता है वो बहुत डिस्टेंस पर है, हमारा बहुत डिस्टेंस पर पावर प्लांट है और उसका सेटअप बैठाया जाता है किस पे, ट्रांसफार्मर पर। पावर प्लांट से वो ट्रांसफार्मर पर आता है, ट्रांसफार्मर से फिर वो हाई वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पर आता है और उसके बाद हमारे घरों को आता है। यानी इसके जगह 3 फीडर्स हैं। जैसे यूपी की इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर लें तो कानपुर विद्युत जो विभाग होता है वहां से विद्युत आपूर्ति आती है और वो आती है हमारे गोरखपुर के मोतीराम अड्डा पर और फिर वहां से आती है गौरी बाजार फीडर पर और वहां से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग जगहों का। तो ये 3 सेटअप्स हमारे लगाए जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे कौन से वायर यूज किए जाते हैं, एल्युमिनियम के वायर यूज किए जाते हैं। हम वहां चाहते तो कॉपर वायर यूज कर सकते थे, कॉपर वायर में अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है, लेकिन एल्युमिनियम वायर कॉपर वायर के मुकाबले काफी उचित माना जाता है। कब, जब हम उसे नेकेड रखते हैं तब, और डिस्टेंस ज्यादा लेनी होती है। तो इसमें बहुत सारा एनर्जी कंज्यूम होता है। तो उस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है, वो जो लॉस है I स्क्वायर R का, उसे कैसे हम कम कर सकते हैं, ये हम ध्यान देंगे। रेड्यूसिंग रेजिस्टेंस, पहली बात तो हम रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर देंगे तो पावर कंज्यूमिंग कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कैन बी मेड लो बाय इंक्रीजिंग बाय एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर बट इट कैन नॉट बी पैरेलल रियलाइज्ड। कह रहा है कि हम क्या कर देंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। जैसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगी यानी तार मोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो होगा, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा और आसानी से करंट हमारा पहुंच सकता है। दूसरा है बिकॉज ऑफ द मटेरियल कॉस्ट ऑफ वायर इट्स इंस्टॉलेशन, क्योंकि इसके मटेरियल कॉस्ट पर भी डिपेंड करता है और इसके इंस्टॉलेशन पर भी डिपेंड करता है। अनदर ऑप्शन इज रिड्यूस टू I, दूसरा ऑप्शन है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को ही क्या कर दें, रिड्यूस कर दें। We know that P is equal to VI, the power requirement of the city has been fulfilled, therefore power to be supplied is fixed. For reducing I, voltage V should be increased. This can be done easily in case of alternating current supply of the transformation. कह रहा है कि हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई में वोल्टेज, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट डाउन कर देंगे तो वोल्टेज में इंक्रीमेंट हमारा आसानी से हो जाएगा और यह आसानी से सिटी के लिए किया जा सकता है। यह भी एक तरीका है कि हम AC ओवर DC का एडवांटेज ले सकते हैं। तो AC इसीलिए बेटर माना जाता है। अदर एडवांटेज ऑफ AC ओवर DC आर, AC के अनदर एडवांटेज क्या है, AC कैन बी कन्वर्टेड इनटू DC बाय ए डिवाइस इज कॉल्ड रेक्टिफायर। एक रेक्टिफायर डिवाइस के द्वारा हम AC को DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे इस चार्जर को देखिए, यह 67 वाट का यह पावर कंज्यूमिंग चार्जर है और यह 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है 5 वोल्ट के DC में। तो यह 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर देता है 5 वोल्ट के DC में और यह आसानी से किया जा सकता है। तो यह क्या होगा, हमारा एक रेक्टिफायर कहा जाएगा। Therefore DC requirement can also be fulfilled, इस वजह से DC रिक्वायरमेंट भी हमारी AC से क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। इसका सेंस यह है कि अगर हमें 12 वोल्ट की भी एनर्जी चाहिए तो रेक्टिफायर का यूज करके हम AC का DC आसानी से बना सकते हैं। सेकेंड है AC कैन बी यूज्ड एज डिफरेंट वोल्टेज बिकॉज कन्वर्जन ऑफ वोल्टेज इज इन AC। कह रहा है कि हम AC में अलग अलग वोल्टेज का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका कन्वर्जन अलग अलग होता है। जैसे पंखे का वोल्टेज आपका अलग होगा, AC का वोल्टेज आपका अलग होगा, टीवी का अलग होगा, कूलर का अलग होगा, फ्रिज का अलग होगा। तो ये कन्वर्जन आसानी से इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। AC इक्विपमेंट आर मोर ड्यूरेबल एज कंपेयर टू द DC इक्विपमेंट। हमारे जितने भी डिवाइसेस AC के होते हैं वह DC के मुकाबले बहुत ज्यादा लंबे समय तक चलते हैं। DC का अगर आप कोई फैन लिए हैं और AC का फैन लिए हैं तो DC का जो फैन होगा उसके मुकाबले AC का फैन बहुत दिनों तक चलेगा। अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ चोक कॉइल विद कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी। कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम कम कर सकते हैं एक चोक कॉइल की मदद से। ऐसे चोक कॉइल की मदद से ऐसे समझ जाइए कि जैसे हम
स्टेबलाइजर जो आता है हमारा, वो स्टेबलाइजर करंट मदद कर सकता है, उसमें चोक कॉइल होते हैं। रिडक्शन ऑफ डायरेक्ट करंट बाय रेजिस्टेंस इन्वॉल्व्स हाई एनर्जी लॉसेस। कह रहा है कि इसमें रिडक्शन में, डायरेक्ट करंट में अगर हम वोल्टेज में रिडक्शन करते हैं करंट में, तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी क्या होती है, लॉस करनी पड़ती है डीसी में, लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। डिसएडवांटेज ऑफ एसी, एसी के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, अगर आपके एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं। वो क्या है एडवांटेज, डिसएडवांटेज? द एसी करंट गिव्स ए मोर सीरियस शॉक देन द डीसी फॉर द सेम वोल्टेज एप्लीकेशन। एक 220 वोल्ट का डीसी वोल्टेज है आपके पास और एक 220 वोल्ट का एसी वोल्टेज है, तो सबसे तगड़ा शॉक जो लगेगा वो एसी करंट का लगेगा कंपेयर देन डीसी। अल्टरनेट करंट एसी कैन नॉट बी यूज्ड टू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, और एसी का हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए कभी यूज नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे भी तो हमें एक रेक्टिफायर का यूज करना होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, ये क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज एट 220 वोल्ट, 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज है। दिस मीन्स दैट डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज 100 टाइम्स इन अ सेकेंड। कह रहा है कि एक सेकेंड में जो है, जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कितनी बार चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट, अल्टरनेट करंट की अगर हम वे की बात करें तो वो कितनी बार चेंज हो रहा है, 100 टाइम्स। इतनी खतरनाक फ्रीक्वेंसी है आपकी, यानी एक सेकंड में उसने कितने वेव्स कंप्लीट किए, 100 वेव्स कंप्लीट किए। सोचिए इतने वेव से चलता है इलेक्ट्रिक करंट, अल्टरनेटिंग करंट। दैट इज द करंट अटेन्स ए जीरो वैल्यू 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड, यानी एक सेकंड में आपकी जीरो वैल्यू को भी वो कंटेन किया है। इन यूएसए, यूएसए की अगर हम बात करें, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी यूज्ड इज 60 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज की है 110 वोल्ट, लेकिन यूएसए में 60 हर्ट्ज पर 110 वोल्ट को मेंटेन किया जाता है। क्योंकि रीजन यह है कि वहां इसको इसलिए मेंटेन किया जा सकता है क्योंकि पॉपुलेशन कम है और उसकी इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कम है।